हेलो बालको, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो 2024 में पेपर देने जा रहे हैं वो पेपर पैटर्न कैसे बदला है। आप लोग को लग रहा था प्रीवियस ईयर की तरह ही आएगा, हम लोग कर देंगे हटाक से। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हाई स्कूल का पैटर्न मैंने वीडियो अपलोड किया। हाई स्कूल का अगर आप समझ जाएंगे तो जितना पैटर्न था वो पूरी तरह से CBSE हो चुका है। अब आप लोग भी समझ लो, आपके प्रश्न पत्र से कई चैप्टर गैप किए गए हैं। इतना समझ लेना कि चैप्टर हल्का है, पेपर होगा भारी, बाकी सबकी फेल होने की तैयारी। बहुत तगड़ा है पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर में दिखाया गया है सब रिएक्शन भरा पड़ा है। बच्चा आ जाता है थ्योरी व्योरी भरोसे, ये राइट कर लिया है, ये वो भी पढ़ लिया है, इस तरह तैयारी में एकदम भौकाल से जाता है, वहाँ रिएक्शन आ जाता है। भाई कितनी बार सुसु जाएगा उसको खुद ही नहीं पता है, क्योंकि पेपर में दे हर क्वेश्चन पर रिएक्शन, हर क्वेश्चन में रिएक्शन। लेकिन हम ने ये प्रयास किया है कि क्लास में सबसे ज़्यादा रिएक्शन ही पढ़ो। थ्योरी तो 1 घंटे 2 घंटे पहले भी पढ़ के चले जाओगे तब वो पास हो जाओगे, लेकिन अगर आपको रिएक्शंस ना आई तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने 3 बैच क्या बनाए हम, जैसे कि 10th को अगर मैं साइंस पढ़ाऊँगा तो उसके लिए एक बैच बचा है किसान बैच। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री होगा, मतलब कि वो बैच में सब हाई स्कूल की साइंस कैसे पढ़ी जानी है, कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न, उस पर आधारित वीडियो अपलोड करूँगा मैं। ठीक है, 2 दिन में डिफरेंस में आएंगे वीडियोस। अच्छा वीडियो आएगा, लेकिन अब एक को टीचर को पकड़ लो किसी भी यूट्यूब पर, उसी से पढ़ो सब कुछ। ठीक है, और हमसे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन हमसे पढ़ें, ज़्यादा परेशान ना हो। ऑनलाइन वाले बच्चों के जो दूसरे 12th के बच्चे हैं उनके लिए जवान बैच है। क्या नाम है बैच का? जवान बैच है। और हिंदी के लिए जो है वो 10th वालों के लिए दिनकर बैच है शायद, और 12th वालों के लिए निराला बैच। हिंदी में पढ़ाएंगे, अपलोडेड वीडियो होंगे और आपके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था भी करी जाएगी। ठीक है, तो संडे को लाइव क्लास ले पाया करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग पर इतना समय रहता नहीं है। तो प्रयास रहेगा उस हिसाब से पढ़ाएंगे हम लोग आपको जो पेपरवा में पूछा जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ना पढ़ेंगे तो हो जाएगा सब खराब। तो हम आज आपको ये बताएंगे केमिस्ट्री में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि आपसे जो चैप्टर छीने गए उनका नाम क्या था? ठोस अवस्था, फुल टू सॉलिड स्टेट था, फुल थ्योरी वाला था। एक आध न्यूमेरिकल आता था, बच्चे कर लेते थे, खिसका दिया उसको, हट भाई निकल। ठोस अवस्था चला गया। बचा कुचा पृष्ठ रसायन था, उसमें भी फुल टू थ्योरी थी, उसमें न्यूमेरिकल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। चल भाई तू भी निकल, ऊबर निकाल दी ने। बचा कुचा पी ब्लॉक जो 15 नंबर देखा जाता था, 10-12 नंबर तो देखा जाता ही था, बहुत आता पी ब्लॉक से। एक लैब मेथड आता था, कई मतलब वो था, सब कुछ आता था। चल भाई वो भी निकल। अब 3 चैप्टर को पेपर से निकाल दिया गया, और आपको क्या लगता है कि पेपर हल्का आएगा? नहीं, इतना घना घोर तरीके से रिएक्शन दी है उन लोगों ने। बिल्कुल NCERT पैटर्न फॉलो किया, बस CBSE पर चढ़ाई नहीं की, बस CBSE का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट उसी तरह हो गया। अब कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब कारण नहीं पूछते थे आपसे अब तक, अब कई क्वेश्चन हो जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा अल्कोहल पानी में क्यों घुलती, मान लो ये पूछा जाता था, लेकिन थोड़ा सा स्टेटस बढ़ाएंगे। अब स्टेटस थोड़ा सा बढ़ जाएगा पेपर का, उसके हिसाब से आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री में इतना मान कर चलो, आपके पास एक चैप्टर है जिसे सॉल्यूशन बोलते हो, विलियन बोलते हो, जिसे सॉल्यूशन बोलते हो। एक तुम्हारा बचा है वैद्युत रसायन, या कह सकते हो रासायनिक बलगति, फिजिकली बता दो पहले। रासायनिक बलगतिकी से बोलते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। पूरा वीडियो देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब मेहनत करने से नहीं, सही मार्ग से मामला मिलेगा। काइनेटिक्स
तीसरा जो आपको फिजिकल में और कोई तो है नहीं चैप्टर तुम्हारा, वैसे एक सॉल्यूशन पढ़ा था केमिकल। अब इन ये दोनों कौन सी केमिस्ट्री के हैं? ये भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री का है। एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं उसको, वैद्युत रसायन। क्या है? वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपके पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया मार्क्स का आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बढ़िया चैप्टर है। अब तीसरा जो आपका बचा है इनऑर्गेनिक, वो है बेटा उपसहसंयोजी यौगिक। उपसंयोजी यौगिक, इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हो, कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हो आप इन्हें। ठीक, इसके बाद एक लास्ट चैप्टर लिख लो, चाहे इससे पहले आता है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, ये है आपके लगभग, इनसे आना चाहिए हमारे हिसाब से 35-35 नंबर, लगभग इतना आना चाहिए इससे, इतने से 35 नंबर से ज़्यादा ही आएगा ऑर्गेनिक, क्योंकि इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी कंपैरिजन में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए होंगे आपको। तो इतना मान कर चलिए 30 नंबर तो आपको अटेंड करने का मौका मिल सकता है। बहुत ही रेयर, सोचो अगर पेपर के हिसाब से देख रहा हूँ तो उसमें बहुत रिएक्शन है। मॉडल पेपर डाउनलोड करके देखिए, यूपीएमएसपी की साइट पे जाइए और डाउनलोड करिए पेपर और देखिए केमिस्ट्री पेपर, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब इनको चलो बच्चा याद कर लेता है, एक दिन पहले पढ़ेगा तब वो याद हो जाएंगे ये। लेकिन बची जो आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और तुम्हारा कौन सा बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु, ये पूरा पोर्शन से बेटा बहुत रिएक्शन आता है, तरह तरह के कन्वर्जन्स आएंगे। आपको एनसीईआरटी के रिएक्शन को इस बार सॉल्व करके जाना चाहिए। क्यों? टीचर जो तुमको पढ़ा रहे उसे कहो सर एनसीईआरटी सॉल्व करा दो। अब स्कूलों में तो नहीं सुनेंगे टीचर कि कहेंगे मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो या तुम अपने हिसाब से पढ़ो, लेकिन कोचिंग अगर पढ़ने जाते हैं तो आप कोचिंग से एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराइए, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तभी हम लोग उसमें थोड़ी सी खुशबू आ सकती है सीबीएसई बोर्ड की, और आपको लगे ओ माय गॉड ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। ये केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन था। अब इसमें जितने भी तरीके, देखो कन्वर्जन ले लो, नेम रिएक्शन ले लो, और तुम्हारे कुछ लिखकर रिएक्शन देंगे, जैसे पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, मान लो दे दिया CH3 CH2OH एरो, यहाँ थायोनिल क्लोराइड, यहाँ लिख दिया जाएगा A। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बनेगा, आपको खटाक से पहचानना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया रिएक्शन में। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का होगा? मान लो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, इससे क्या बन सकता है यहाँ पर। दूसरा कंपाउंड क्वेश्चन कैसे होगा? आपको लिखा होगा कि एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O है मान लो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है, कहेंगे ये बी से रिएक्ट करने पर बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब आपके हिसाब से क्या है ये, क्या है इसका स्ट्रक्चर? आपको पूरे मिलेंगे 1.5 मार्क्स, 1 मार्क्स, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। तो अब ए पहना पहचाने कि भाई साहब ये ए जो दिया है हमें लगता है ये CH3CHO होगा, बी जो दिया है वो कॉस्टिक सोडा होगा, तब जाके ये अल्डोल रिएक्शन होगी। और ये भी मैं लिख कर दे सकता हूँ कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई इसमें नेम रिएक्शन समाई हुई हो सकती है। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको पेपर में, आपको क्लियर दिख रहा है? पहले देख लूँ मैं,
आपको क्लियर दिख रहा है सब कुछ? हाँ, अब ठीक कर दिया, थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम होती। तो ये इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मान लो थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन करेगा टीचर, तो क्या करेगा, कहेगा C7H6O। हमारे पास एक कंपाउंड ये वाला है। अब इसका रिएक्शन हम X कंपाउंड से कराते हैं, तो हमारे पास बनते हैं Y और Z। फिर क्या कहता है कि Z का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे Y का, सॉरी, तो हमें फिर से क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो आपको पहचानना है कि ये कंपाउंड क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो आपको हो सकता है ये दे दे या ये दे दे, कुछ दे सकता है नहीं, लेकिन इसको देखकर जब कार्बन संख्या 7 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा हो जाए, तो इतना दिमाग में चलना चाहिए कि वहाँ पर कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग तो होगी। बना लो एक। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक जगह कार्बन लगा दो, 7 हो गए। अब 5 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लियर। यानी वो दिया कंपाउंड क्या है, बेंजाडिहाइड। और जो बने ये कहाँ क्या है बेटा, ये है बेंजाइल अल्कोहलिक तरह के कैनिजारो रिएक्शन दी है आपको, CH2OH, और बेटा आपको दिया है यहाँ पर COONA। कुछ इस तरह क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको केवल क्या दिया होगा, आपको केवल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड फार्मूला दिया है तुम्हें, और आपको पहचानना होगा कि ये कैसे हो सकता है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। ये 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ऐसे पेपर में प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। डी ब्लॉक से अब कोई बड़ा डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा। डी ब्लॉक से जो क्वेश्चन आएगा एकदम रीजनिंग आएगा। कहा जाएगा कि डी ब्लॉक के यौगिक संकर यौगिक क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक के यौगिक संकर यौगिक, डी ब्लॉक के यौगिक संकर यौगिक क्यों बनाते हैं। तो ये थोड़ा डिसबैलेंस है कैमरा। तो डी ब्लॉक के संकर यौगिक क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो है रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व प्रतिचुंबकीय होते हैं। जो भी जैसे भी क्वेश्चन रीजनिंग बना सकते हैं वो लोग, एकदम तौल तौल के देंगे बेटा आपको, और आप देखते रह जाओगे कि ये ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। सब रीजनिंग क्वेश्चन पे फोकस करो, क्यों वाले कैसे वाले क्वेश्चन फोकस करो, इतना ध्यान रखो। अब कन्वर्जन तुम्हें दिया जा सकता है, एथेनॉल से मेथेनॉल बनाइए, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाइए, या फिर मेथिलएमिन से एथिलएमिन बनाइए, या एथिलएमिन से मेथिलएमिन बनाइए। समझ रहे हो, मतलब ये है कि आपके केमिस्ट्री के पेपर में इस बार ऑर्गेनिक रिएक्शन के भरमार रहेगी। ध्यान रखिएगा, NCERT मैंने बोला है, उसकी रिएक्शन को प्रैक्टिस करिएगा। जो भी रिएक्शन है, फिजिक्स नहीं बता रहा मैं, केमिस्ट्री बता रहा हूँ, रिएक्शन जो दिया है उसमें चैप्टर वाइज वही प्रैक्टिस कर लेना, पूरा फुल टू आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, ये था पूरा केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट जो मैंने आपको समझाया। और जो उपसंयोजी यौगिक से पहले क्या होता था, इस वाले कॉर्डिनेट कंपाउंड से IUPAC नाम लिखने के लिए आता था, अब क्वेश्चन बनेंगे इस पर, अब इस पर क्वेश्चन थोड़े बड़े बनेंगे। हो सकता है इस बार क्रिस्टल फिर थ्योरी दे दे, हो सकता है वर्नर थ्योरी को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के पूछा जाए, VBT पूछ दिया जाए। मैंने लिखाई सारी थ्योरीज, ये आप लोग याद करना चालू करिए, क्योंकि अब हल्के में नहीं ले सकते। वैद्युत रसायन को हल्के में न ले, नष्ट इक्वेशन का आ सकता है डेरिवेशन, नष्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उससे आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले ज़्यादा नहीं बनाते थे, अब बनेंगे, क्योंकि चैप्टर कम कर दिए हैं। मैंने क्या कहा, सिलेबस हल्का हो गया है, पेपर भारी हो चुका है, तो इस बात को दिमाग में बिठा के रखें आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा फिजिक्स आइडिया देता हूँ कि फिजिक्स में कैसे पढ़ना है। देखिए, अभी फिजिक्स के पैटर्न में बदलाव तो हुआ ही है, फिजिक्स में बदलाव हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान देना, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो क्या है। जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, हर चैप्टर में एक आध डेरिवेशन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइड एक कॉपी बना लो 10 रुपये 20 रुपये की, उसमें सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के नोट्स बना लो पहले से ही, क्योंकि बोर्ड के समय रिविजन करते समय आपके पास तो आइडिया तेज नहीं होता है। समझे मेरी बात। उसके बाद जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए उस कॉपी में, तब जितनी डेफिनेशन आती हैं उनको एक साइड नोट कर लो। डेरिवेशन डेफिनेशन के साथ ही आएगा। फिर मैं बताऊंगा अनसॉल्व्ड से कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने चाहिए। जैसे आपके न्यूक्लियस चैप्टर है, नाभिक चैप्टर, उससे क्वेश्चन बंधा है 4-5 नंबर का आ सकता है।
उसके बाद न्यूमेरिकल आपका आता है यंग एक्सपेरिमेंट वाले चैप्टर से। हाँ, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर है, उससे एक न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। और उसके बाद तुम LCR सर्किट में आ जाओ, उससे एक न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। उसके बाद थोड़ा सा और आ जाओ तो किरचॉफ लॉ से एक न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। ये महीने को तो पेपर में आ जाएगा, लेकिन इन चैप्टर से औसतन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्योंकि इनका अपना लॉजिक है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर पढ़ाया था, बोहर वाला थ्योरी, उससे एक आध न्यूमेरिकल कभी कभी दे देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देते जरूर हैं, वो थ्योरीज आते हैं उनसे ज़्यादातर। उसके बाद थोड़ा और आ जाएंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला समांतर पट्ट संधारित्र वाला चैप्टर है, उससे एक न्यूमेरिकल आएगा। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल लगाओ, सब चैप्टरों में मत भागो, इतने चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा लो। अगर फंस जाए तो जय माता दी, ना फंसे तो मैं नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि अगर सब चैप्टर को न्यूमेरिकल लगाने की अब सोच रहे हो तुम तो इतनी आसानी से नहीं लग सकते, ये सच है। तो उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल लगाओ जिनसे पूछा गया है। जैसे चुंबक वाले चैप्टर समांतर तार वाला, पैरेलल वायर वाले होते थे ना, मैंने पढ़ाया था कि दो तार होते हैं, एक में करंट जा रहा होता है, करंट में आ रहा होता है, इनके बीच की डिस्टेंस डी होती है, समांतर तार है ना, इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र पता करना था, मैग्नेटिक फील्ड पता करनी होती थी। तो उस तरह के न्यूमेरिकल बेटा लगाओ आप, तो इससे क्या होगा, आपका फिजिक्स पे जो कमांड है वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन डेरिवेशन जो बताएं उन्हें ज़रूर कॉपी में नोट करें। ये सोचना कि जिस कॉपी में नोट्स अभी तक बना उसी में लिखा रहने दे, नहीं, अलग प्रैक्टिस करके नोट बनाइए। 10-20 पे कॉपी ले लीजिए हर टॉपिक के लिए, मैं बता दे रहा हूँ, बिकेगा नहीं इतने में, और पढ़ाई से में पैसे तो नहीं देखे जाते, मैं बता रहा हूँ। 10-20 पे कॉपी लीजिए, उसमें डेरिवेशन का प्रैक्टिस करिए। जो व्यक्ति एक डेरिवेशन को 6-8 बार प्रैक्टिस कर लेगा लगातार हफ्ते में, 2-4 डेरिवेशन आज किया, 2-4 डेरिवेशन फिर वही कल किए, परसों भी वही किए, तरसों भी वही किए, इस तरह करते रहे, आपके दिमाग में जहन में बैठ जाते हैं। फिर बच्चा क्या कहता है, याद तो किया था सर, रात में भूल गया। भूलते इसीलिए हो क्योंकि एक चीज़ को सम लगभग 2-4-6-10 बार नहीं लिखोगे अगर, तो वो तुम्हें याद नहीं रह जा सकती। ठीक है, तो फिजिक्स का यही क्लू है। अगर इस तरीके से चलेंगे आप तो मैं गारंटी देता हूँ सब पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, डरने की जरूरत है नहीं फिजिक्स में। हाँ भाई राज, है कि नहीं सोनकर जी? तो मैंने सारी बातें बताई हैं आपको, ध्यान रखेंगे। मिश्रा जी तो हंसा ही रहते हैं, मिश्रा जी देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये सर ये तो सब हल्का है, ये साहू जी सब अलग अलग कैटेगरी के हमारे क्लास में हैं, तो ध्यान रखेंगे ये सब बातों को। भौतिक विज्ञान को मैंने बताया आपको। अब उसी तरह जीव विज्ञान का समझिएगा कि जीव विज्ञान का पैटर्न क्या है। जीव विज्ञान, इनसे बोलते हैं बायोलॉजी। भैया बायोलॉजी में हमारा एक रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा है, आला की तरह पड़ा है, मैं भेज दूंगा ग्रुप पर, वो लेक्चर को सुन लेना तो आपके सारे 1 वर्ड कवर हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपका 1 वर्ड छूटे, जो 1 नंबर के 2 शुरुआत में क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, उस सब कवर होंगे उसी से। मैंने 39 मिनट का वीडियो मैंने बहुत रिकॉर्ड करके डाला था, बहुत कम शब्दों में डिफाइन किया था, मतलब कि उतना उचित डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन आपके जहन में बैठ जाए ऐसा डेफिनेशन था उसमें कि आपको पता चल जाए कि है क्या एक्चुअल में। मतलब कि होता क्या है, अगर कानपुर पे ऐसे आ जाए तो आप लखनऊ के समय घंटा घंटा दिखाएं, तो कृपया मतलब कानपुर में ही टहलें, इस तरह का मामला रहेगा, आपका दिमाग जो है फिट हो जाएगा डेफिनेशन को लेकर। तो वीडियो जरूर मैं बता दूंगा, वो हाईलाइट कर दूंगा, उसे देख लीजिएगा, अन्यथा आपकी गलती है। उसके बाद बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनता है बेटा, आपने पढ़े हो, अभी पढ़ाया तो नहीं है, एक पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, शायद पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, एक इकोसिस्टम वाला है, शायद हटाएगा या नहीं हटाएगा मुझे गौर, वैसे मैं पढ़ा दूंगा। वैसे कभी कभी लगता है कि हटा दिया गया, पेपर में बोर्ड में आ जाता है, बड़ा दिक्कत हो जाती है, तो पढ़ा सब दूंगा। इकोसिस्टम वाला चैप्टर यानी पारिस्थितिकी तंत्र वाला, और जनसंख्या वाला, पिरामिड वाला, जनसंख्या पिरामिड, इनसे लगभग 10-12 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत बढ़िया चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, ये आसानी से आ सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी इसको बोलते हो आप लोग, उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो बाकी उससे शॉर्ट क्वेश्चन 3 बनते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन शॉर्ट बनते हैं। 1 नंबर वाले में बन सकता है, 3 नंबर वाले में बन सकता है, 5 नंबर वाले में बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद तुम्हारा वाटसन क्रिक मॉडल वाला केस, डीएनए का रेप्लिकेशन, ये कन्फर्म है, सब पेपर टॉपिक रट लीजिए आप। अगर ये नहीं पढ़ेंगे आप तो झेल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं, आर्किड के पौधे से लेकर अब समुद्री मछली जो है साफ पानी में रखेंगे तो क्या हो सकता है, कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी पेपर में आपके आ जाएंगे। अगर आप ऐसे प्रश्न पढ़ लेंगे तो फायदे में रहेंगे, मतलब कुछ बायोलॉजी में इस बार क्यों वाले क्वेश्चन भी आएंगे। गुरु बीजाणु जनन आता है, जिसे बोलते हैं हम गुरु, और एक और कौन सा आता है, इसे बोलते हैं हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस, शायद हिंदी में मुझे डाउट हो सकता है। और एक है बेटा आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी दुनिया भर के जैसे कि मलेरिया की लाइफ साइकिल आएगी 3 नंबर में, खटाक से याद करिए उसको। संक्रामक बीमारी क्या होती है, असंक्रामक बीमारियां क्या होती है, उसको बहुत अच्छे से रेडी करना है हम लोग को। क्यों वाले कुछ पढ़ लेना अच्छे से। और आपके पास एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 5 नंबर उससे आएगा। ये देखो सब कैसे हो गए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और उसी के बाद एक बढ़िया टॉपिक हमारे क्लास में एक बच्चे को बहुत पसंद है, मतलब कि क्लास में बच्चों का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। आप लोग अंदाज़ा लगा के सोच लीजिएगा कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो हर बच्चे का इंटरेस्टिंग होता है। टाइम सर का भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनसे बन जाएंगे। अगर आप लोग अंदाज़ा कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर ऐसा हो सकता है, कमेंट कर नहीं पाओगे आप लोग। बढ़िया टॉपिक, उसका नाम है बेटा डीएनए। डीएनए के विषय में, डीएनए के विषय में पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। आपसे कहा जाएगा कि आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड के विषय में सब कुछ बताओ। हम समझ रहे थे आप लोग क्या सोच रहे होंगे, तो जेनेटिक कोड का एक क्वेश्चन जरूर आएगा पूरे पेपर में। तो बायोलॉजी बहुत ही सहजता से करिएगा, मेरा रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा, 2-4 बार सुन लीजिएगा उसे आला की तरह, गाने की तरह, तो आपके मजबूत हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। और अगर थोड़ा सा भी अपना दिमाग ना लगाए अपना, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर दिमाग लगा देते हो ना तुम लोग, ज़्यादातर तुम लोग पेपर देने जा रहे हो, मैं 10 साल से दिलवा रहा हूँ पेपर, तो अंदाज़ा रहता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है, उस क्वेश्चन को वैसे हैंडल करना है, और अब आप लोग नहीं समझोगे तो झेल जाओगे। तो ये सारी बातें बताई मैंने आपके पेपर को लेकर। नई पॉलिसी बहुत खतरनाक है, तो उसके हिसाब से पेपर जो आएगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो क्लियर दिख रहा होगा आपको, सारी बातें देख ले एक बार। हाँ ठीक, क्लियर दिख रहा है, तो समझ गए मेरी बात। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर कर दें अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि सब समझ सकें पेपर में क्या आने वाला है और क्या जाने वाला है। पेपर हल्का नहीं, सिलेबस हल्का, पेपर भारी। अब तुम करो जी तैयारी। जय माता दी।